हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सेफ स्टडी पर। आज हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास जीव जगत का वर्गीकरण, जो क्लास 11th का सेकंड नंबर टॉपिक है, जीव जगत का वर्गीकरण। इस जीव जगत का वर्गीकरण टॉपिक में बनने वाले जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, जो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड में आए हुए हैं और जिनके आने की संभावना है, उन क्वेश्चनों को हमने इसमें आज इस क्लास में शामिल किया है। तो दोस्तों, आप इस क्लास को ज़रूर देखें। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप अपने दोस्तों को बताएं और इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो चलो दोस्तों, देखते हैं पहला क्वेश्चन। लीनियस की वर्गीकरण पद्धति ने जगत को कितने वर्गों में विभाजित किया था? तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि लीनियस की जो वर्गीकरण पद्धति है, उसमें जगत को कितने भागों में बांटा गया है? तो वो बांटा गया है दोस्तों, इसमें एक ऑप्शन कट हो गया है, तो इसमें पहला जो ऑप्शन होगा वह है 2 भाग। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? फर्स्ट वाला, यानी जगत को 2 भागों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन से लक्षणों को आर.एच. व्हाइटेकर ने 5 जगत प्रणाली में उपयोग किया था? यानी ये कह रहा है कि कौन से लक्षण है जो आर.एच. व्हाइटेकर ने 5 जगत प्रणाली में उपयोग किया था। तो पहला, कोशिका संरचना और थैलस का संगठन। दूसरा, भोजन का तरीका एवं प्रजनन। थर्ड नंबर, जातिवर्तीय संबंध। और चौथा है उपरोक्त सभी। तो कौन से लक्षण हैं जिनको आर.एच. व्हाइटेकर ने 5 जगत प्रणाली में उपयोग किया था? तो वह दोस्तों, इसमें सारे ऑप्शन हो जाएंगे। कोशिका संरचना और थैलस का संगठन, भोजन का तरीका एवं प्रजनन, जातिवर्तीय संबंध। इस प्रकार हमारा ऑप्शन जो सही हो जाएगा, वो ऑप्शन सही हो जाएगा 4 नंबर। ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है फर्स्ट ग्रेड में और आगे आने की भी संभावना है, तो इसको ढंग से आप पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाइटेकर ने 5 जगत प्रणाली में यूकेरियोट को कितने वर्गों में बांटा? यानी यूकेरियोट को कितने वर्गों में बांटा गया है व्हाइटेकर के अनुसार? 2 जगत, 4 जगत, 3 जगत या 5 जगत? तो हमारा ऑप्शन जो है बी वाला। इसमें ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए थोड़े, यहाँ पर बी ऑप्शन और ये सी ऑप्शन। तो ऑप्शन जो सी वाला है, 3 जगत, ये सही हो जाएगा। यानी व्हाइटेकर ने 5 जगत वर्गीकरण में यूकेरियोट को 3 वर्गों में बांटा है। कितने वर्गों में बांटा है? 3 वर्गों में बांटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा कथन माइकोप्लाज्मा के लिए सही नहीं है? तो पहला ऑप्शन, कोशिका झिल्ली का अभाव होता है। दूसरा, ये सबसे छोटी जीवित कोशिका है। तीसरा, ये ऑक्सीजन के बिना जीवित नहीं रह सकते। चौथा ऑप्शन, ये पादपों व जंतुओं में रोगजनक होते हैं। तो आपको बताना है कि माइकोप्लाज्मा के लिए कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है, ये ऑक्सीजन के बिना जीवित नहीं रह सकते। तो दोस्तों, ये जो माइकोप्लाज्मा है, ये सबसे छोटी कोशिका होती है जो ऑक्सीजन के बिना भी क्या रह सकती है? जीवित रह सकती है। कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है जिसमें माइकोप्लाज्मा अपना जीवन यापन कर सकता है। तो इस प्रकार हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी वाला, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, उस जोड़े को चुनिए जिसमें पादप या जंतु के बैक्टीरियल रोग निहित है। यानी बैक्टीरियल रोग कौन से हैं पादप या जंतुओं में फैलने वाले, उसका आपको पता लगाना है। तो पहला ऑप्शन, कोलेरा व टाइफाइड। दूसरा ऑप्शन, सीट्रस, कैंकर व क्राउन गोल। थर्ड ऑप्शन, मलेरिया, डेंगू। और चौथा ऑप्शन, ए और बी दोनों। तो हमें पता लगाना है कि पादप या जंतु में फैलने वाले बैक्टीरियल रोग कौन सा होते हैं। तो वो कौन से हो जाएंगे दोस्तों? वो हो जाएंगे ए और बी दोनों, यानी कोलेरा व टाइफाइड, सीट्रस, कैंकर व क्राउन गोल। ये पादप या जंतु में फैलने वाले क्या है? बैक्टीरियल रोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6,
दिए गए विवरण को पढ़कर मिथेनोजेंस से संबंधित सही विकल्प का हमें पता लगाना है। तो मिथेनोजन पहला ऑप्शन, इन्हें आर्की बैक्टीरिया समूह में रखा गया है। दूसरा ऑप्शन, ये गोबर गैस प्लांट से बायोगैस उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। तीसरा ऑप्शन, सल्फर के गर्म झरनों में मिलते हैं। चौथा ऑप्शन, ये पूर्णतया अवायवीय होते हैं। तो दोस्तों मिथेनोजेंस के बारे में कौन सा कथन सही हो जाएगा? तो मिथेनोजेंस के बारे में हमें पता लगाना है। तो देखते हैं, ऑप्शन हमारा जो बी है 1, 2 और 4, यानी इन्हें आर्की बैक्टीरिया समूह में भी रखा गया है। गोबर गैस प्लांट से बायोगैस उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी होते हैं, बिल्कुल मिथेनोजेंस। सल्फर के गर्म झरनों में मिलते हैं, ये नहीं है। ये पूर्णतया अवायवीय होते हैं, यानी ये अवायवीय होते हैं, यानी वायु के बिना भी श्वसन कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सही हो जाएगा बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। जीवाणुओं में प्रजनन की सबसे प्रचलित विधि कौन सी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीवाणु में प्रजनन की सामान्य विधि। तो जीवाणु में प्रजनन जो होता है वो द्विविखंडन विधि के द्वारा पाया जाता है। किस विधि के द्वारा होता है? द्विविखंडन। इस प्रकार हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सही हो जाएगा ए वाला, द्विविखंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। 7 नंबर क्वेश्चन है, साइनोबैक्टीरिया को किस जगत में वर्गीकृत किया गया है? यानी साइनो जो बैक्टीरिया है उसको किस वर्ग में रखा गया है? मोस्ट क्वेश्चन है, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में आने लायक क्वेश्चन है। साइनो बैक्टीरिया को किस जगत में रखा गया है? तो किस जगत में रखा गया है? पहला ऑप्शन मोनेरा, दूसरा ऑप्शन प्रोटिस्टा, थर्ड ऑप्शन एल्गी, चौथा ऑप्शन प्लांटी। तो आप सबको पता होना चाहिए कि साइनो बैक्टीरिया किस जगत में आता है, सॉरी किस वर्ग में या जगत में इसको विभाजित किया गया है। तो वो रखा गया है इसको मोनेरा जगत में। किस में रखा गया है? मोनेरा जगत में। इस प्रकार हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 8, खालिस्तान दे रखा है, बैक्टीरिया विभिन्न अकार्बनिक पदार्थ जैसे नाइट्राइट्स एवं अमोनिया को ऑक्सीकृत करता है तथा मुक्त ऊर्जा एटीपी निर्माण के लिए प्रयोग करता है। ये पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, सल्फर आदि के पुनर्चक्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये कौन से प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं? पहला ऑप्शन प्रकाश संश्लेषी स्वयंपोषी, दूसरा ऑप्शन रसायन संश्लेषी स्वयंपोषी, या थर्ड ऑप्शन परजीवी होते हैं, या चौथा ऑप्शन मर्तोपजीवी होते हैं। तो बैक्टीरिया का वे प्रकार है जो नाइट्रेट्स अमोनिया को ऑक्सीकृत करके मुक्त ऊर्जा एटीपी निर्माण के लिए प्रयोग करते हैं। ये पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, सल्फर आदि के पुनर्चक्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो वो बैक्टीरिया कौन से होते हैं? वो होते हैं रसायन संश्लेषी स्वयंपोषी बैक्टीरिया। यानी इस प्रकार हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने लायक क्वेश्चन है और आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 9, ये क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, यहाँ पर 15 लग गया था। माइकोप्लाज्मा को किस जगत में वर्गीकृत किया गया है? तो आपको बताना है कि माइकोप्लाज्मा है उसको किस जगत में। इससे पहले अपन ने क्वेश्चन देखा था कि साइनोबैक्टीरिया जो है उसको किस जगत में रखा गया है। अब क्वेश्चन है माइकोप्लाज्मा उसको किस जगत में रखा गया है। तो किस जगत में रखा गया है दोस्तों? तो वो हो जाएगा मोनेरा जगत। किस में रखा गया है? मोनेरा जगत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। महत्वपूर्ण अपघटक होते हैं जो पादपों व जंतुओं के मर्त शरीर का क्षय व अपघटन करते हैं। तो वो कौन से जीव होते हैं? कौन से जीव या अपघटक जो पादप हुए जंतुओं के मर्त शरीर का अपघटन करते हैं? मर्तोपजीवी बैक्टीरिया, मर्तोपजीवी फंजाई जिनको कवक कहा जाता है, पौधे जैसे सर्सिनिया, या ए व बी दोनों। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? कौन से प्रकार के अपघटक हैं जो जंतुओं व पादपों के मर्त शरीर का अपघटन करते हैं? तो वो हो जाएंगे मर्तोपजीवी फंजाई कवक और मर्तोपजीवी बैक्टीरिया। यानी इस प्रकार हमारा ऑप्शन जो है वो डी सही हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आने लायक क्वेश्चन है, तो इसको आप याद कर लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। साइनोबैक्टीरिया यानी नीलरी शैवाल के प्रकाश संश्लेषी घटकों में शामिल होते हैं क्लोरोफिल, कैरोटीन्स, जेंथोफिल्स या उपरोक्त सभी। तो साइनोबैक्टीरिया जो नीलरी शैवाल होता है उनके प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन कौन से घटक आवश्यक होते हैं, तो सबको पता होना चाहिए कि क्लोरोफिल ए होते हैं, कैरोटीन्स पाया जाता है, जेंथोफिल्स होते हैं, यानी इस प्रकार ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी सही। यानी साइनोबैक्टीरिया के प्रकाश संश्लेषी घटकों में क्लोरोफिल्स ए, कैरोटीन, जेंथोफिल्स ये सारे क्या पाए जाते हैं, वर्णक पाए जाते हैं। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 12। साइनोबैक्टीरिया को खेतों में फसलों के सुधार के लिए प्रयुक्त किया जाता है, इसका कारण क्या है। यानी जो साइनोबैक्टीरिया जीव होते हैं उनको खेतों में फसलों के सुधार हेतु यूज किया जाता है, जिसका कारण है पहला ऑप्शन नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए, दूसरा एल्गल ब्लूम्स यानी शैवाल प्रस्फुटन के लिए, सी ऑप्शन प्रकाश संश्लेषण के लिए, या उपरोक्त सभी कार्यों के लिए। तो आपको पता होना चाहिए साइनोबैक्टीरिया जो है उनका मेनली कारण क्या होता है, मेनली कार्य क्या होता है, तो वो होता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का। इसीलिए इनको खेतों में फसलों के सुधार के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ये नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्रेट को नाइट्रेट्स में बदलने का कार्य करते हैं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। हेटेरोसिस्ट के बारे में कौन सा विकल्प सही है। यानी हेटेरोसिस्ट के बारे में हमें सही ऑप्शन का पता लगाना है। ये कुछ तंतु नीलहरित जीवाणु जैसे नोस्टोक एनाबिना में उपस्थित होते हैं। ये कोशिकाएं नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने के लिए विशिष्टीकृत होती है। ये कोशिकाएं नाइट्रोजिनेस एंजाइम निहित रखती है, या उपरोक्त सभी। तो हेटेरोसिस्ट कोशिका के बारे में हमें सही विकल्प का चूज करना है। तो कौन सा विकल्प हो जाएगा, ये कुछ तंतु नीलहरित जीवाणु जैसे नोस्टोक एनाबिना में उपस्थित होते हैं, सही बात है। ये कोशिकाएं नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने के लिए विशिष्टीकृत होती है, सही बात है। ये कोशिकाएं नाइट्रोजिनेस एंजाइम निहित रखती है। तो इस प्रकार हमारा जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सही, उपरोक्त सभी। काफी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14। 5 जगत वाली वर्गीकरण व्यवस्था में वह जगत कौन सा है जिसमें नीलहरी शैवाल, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, जीवाणु एवं मिथेनोजेनिक आर्की बैक्टीरिया शामिल होते हैं। यानी किस 5 जगत वर्गीकरण व्यवस्था में कौन सा वह जगत है जिसमें नीलहरी शैवाल, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, जीवाणु और मिथेनोजेनिक आर्की बैक्टीरिया शामिल होते हैं। तो वो जगत कौन सा होगा, तो वो जगत होता है दोस्तों, ऑप्शन देखते हैं, प्लांटी, फंजाई, प्रोटिस्टा या मोनेरा। तो मोनेरा जगत 5 जगत वाली वर्गीकरण व्यवस्था है जिसके अंदर नीलहरी शैवाल, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, जीवाणु और मिथेनोजेनिक आर्की बैक्टीरिया क्या होते हैं, शामिल होते हैं। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा डी वाला, मोनेरा जगत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस जगत की सीमाएं सुपरिभाषित नहीं है। यानी किस जगत की जो सीमाएं है वो सुपरिभाषित नहीं है। मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा जगत, फंजाई जगत या मेटाफाइट एवं मेटाजोआ। तो दिए गए ऑप्शन के आधार पर आपको बताना है कि किस जगत की सीमाएं सुपरिभाषित नहीं है। तो वो हो जाएगा प्रोटिस्टा जगत। कौन सा जगत हो जाएगा, प्रोटिस्टा। इस प्रकार हमारा जो ऑप्शन है वो बी वाला सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16। जगत प्रोटिस्टा के सदस्य प्राथमिक रूप से क्या होते हैं। जगत प्रोटिस्टा है उसके सदस्य प्राथमिक रूप से क्या होते हैं, परजीवी होते हैं, स्थलीय होते हैं, या जलीय, या प्रकाश संश्लेषी। तो जगत जो प्रोटिस्ट है उसके जो सदस्य होते हैं वो प्राथमिक रूप से कैसे होते हैं, पता होना चाहिए आपको। तो वो होते हैं जलीय। कैसे होते हैं, जलीय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। प्रोटिस्टा के सदस्य प्राथमिक रूप से जलीय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17।
निम्न में से कौन से जीवों को जगत प्रोटिस्टा में रखा गया है, यानी कौन से जीव है जिनको प्रोटिस्टा समूह में या जगत में रखा गया है। ऑप्शन नंबर पहला क्राइसोफाइट्स एवं डायनोफ्लैजिलेट्स, दूसरा ऑप्शन यूग्लिनोइड्स, सी ऑप्शन स्लाइम मोल्ड्स एवं प्रोटोजोन्स, या चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो आपको पता लगाना है कि कौन से जीवों का समूह है जिनको जगत प्रोटिस्टा में रखा गया है। तो कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा क्राइसोफाइट्स एवं डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एवं प्रोटोजोन्स। इस प्रकार ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, यानी उपरोक्त सभी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है, आने लायक क्वेश्चन है, ढंग से इसको याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से प्राणियों के कौन से समूह को क्राइसोफाइट्स में शामिल किया गया है, यानी प्राणियों का कौन सा समूह है जिनको क्राइसोफाइट्स में शामिल किया गया है। ऑप्शन फर्स्ट डाइटम्स एवं डेट्समिट्स यानी सुनहरे शैवाल, डाइटम्स एवं डायनोफ्लैजिलेट्स, सी ऑप्शन यूग्लिनोइड्स, डी ऑप्शन स्लाइम मोड्स। यानी आपको पता लगाना है कि क्राइसोफाइट्स समूह में किन जीवों को शामिल किया गया है, यानी कि समूह को शामिल किया गया है। तो कौन से हो जाएंगे, वो हो जाएगा डाइटम एवं डेट्समिट्स यानी सुनहरे शैवाल। ये प्राणियों का समूह है जिनको क्राइसोफाइट समूह में रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 19, आपको बताना है कि इनमें से किसकी कोशिका भित्ति दो पतले अतिव्यापित कवचों से बनी होती है जो साबुन के ढक्कन की भांति एक दूसरे में फिट हो जाती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि साबुन के ढक्कन की भांति एक दूसरे में फिट हो जाती है। तो वो कौन सा समूह है, डेट्समिट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, या डाइटम, या स्लाइम मोड। तो आपको बताना है कि किसकी कोशिका भित्ति दो पतले अतिव्यापित कवच से बनी होती है जो ढक्कन साबुन के ढक्कनों की भांति एक दूसरे में फिट हो जाती है। तो वो कौन सा जीव है, यानी डाइटम। डाइटम है जिसकी कोशिका भित्ति पतले यानी दो पतले अतिव्यापित कवचों से बनी होती है जो साबुन के ढक्कन की भांति एक दूसरे में क्या हो जाती है, फिट हो जाती है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 20, डाइटोमेसियस अर्थ सभी में प्रयुक्त होती है सिवाय, यानी जो डाइटोमेसियस अर्थ है वो एक को छोड़कर सभी में प्रयुक्त होती है। तो वो कौन सा होगा जिसमें डाइटोमेसियस अर्थ प्रयुक्त नहीं होती। पॉलिशिंग में, तेल व सिरपों के निस्यंदन में, ध्वनि एवं अग्निरोधी कक्षों को बनाने में, या जैव गैस के निर्माण में। तो आपको पता लगाना है कि ये जो डाइटोमेसियस अर्थ है वो किस कार्यों में प्रयुक्त नहीं होती है। तो वो जैव गैस के निर्माण में प्रयुक्त नहीं होती, बाकी सभी कार्यों में प्रयुक्त होती है, जैसे पॉलिशिंग में, तेल व सिरपों के निस्यंदन में, ध्वनि एवं अग्निरोधी कक्षों को बनाने में। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन आ सकते हैं। चलो तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, क्राइसोफाइट्स क्या होते हैं। ये पूछ रहा है क्राइसोफाइट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं। प्लैंक्टन्स यानी प्लवक, नेक्टॉन्स यानी तरणक, बेंथिक यानी नितल जीव, या जड़ युक्त जलमग्न जीव होते हैं। तो सबको पता है कि क्राइसोफाइट्स क्या होते हैं, ये एक प्रकार के प्लवक होते हैं। क्या होते हैं, एक प्रकार के प्लवक यानी प्लैंक्टन्स इनको बोला जाता है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। अच्छा क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, डाइटम के सिलिशियस फ्रेस्टुल्स अविनाशी होने के कारण समुद्र की तलहटी में इकट्ठे हो जाते हैं तथा करोड़ों वर्षों के पश्चात एक मोटी परत बना लेते हैं। इस प्रकार की मोटी परत यानी बेड क्या कहलाती है, यानी ये जो डाइटम्स के सिलियस होते हैं फ्रेस्टुल्स अविनाशी होने के कारण समुद्र की तलहटी में इकट्ठे हो जाते हैं तथा करोड़ों वर्षों के पश्चात एक मोटी परत बना लेते हैं। तो इस प्रकार बनी मोटी परत को क्या बोला जाता है, ये आपको बताना है। और ये क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसको क्या बोलेंगे, लाल समुंदर, बी ऑप्शन डाइटोमेसियस अर्थ, सी ऑप्शन कूट चट्टान यानी सुडोरोक्स, या डी ऑप्शन लाल तरंग। तो इस प्रकार बनी जो मोटी परत है, इस मोटी परत को अपन क्या बोलेंगे,
इस मोटी परत को बोला जाता है डायटोमेशियस अर्थ। क्या बोलते हैं? डायटोमेशियस अर्थ बोलते हैं। और ये क्वेश्चन आया हुआ है, आगे आने की पूरी पूरी क्या है संभावना है। क्वेश्चन नंबर 23, डायनोफ्लैजिलेट्स प्राय होते हैं। तो आपको बताना है कि डायनोफ्लैजिलेट्स कैसे होते हैं। समुद्री व मर्तोपजीवी, स्वच्छ जलीय व प्रकाश संश्लेषी, समुद्री व प्रकाश संश्लेषी, डी ऑप्शन स्थलीय व प्रकाश संश्लेषी। तो डायनोफ्लैजिलेट के बारे में सबको पता होना चाहिए कि डायनो जो फ्लैजिलेट है वो कैसे होते हैं। वो होते हैं समुद्री व प्रकाश संश्लेषी, यानी समुद्रों में पाए जाते हैं। और डायनोफ्लैजिलेट प्रकाश संश्लेषण का कार्य भी करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, गर्म तटीय जल में लाल तरंगें इसकी प्रचुरता के कारण विकसित होती है। यानी गर्म तटीय जल में लाल तरंगें यानी रेड टाइड्स इसकी प्रचुरता के कारण विकसित होती है। तो किन की प्रचुरता के कारण गर्म तटीय जल में लाल तरंगें हमें दिखाई देती है? डायनोफ्लैजिलेट्स के कारण, यूग्लिनोड्स के कारण, डायटम्स व डेस्मिड्स के कारण, या स्लाइम मोड्स के कारण। तो गर्म जलीय झरनों में जो लाल तरंगें विकसित होती है उनका कारण क्या है? तो उनका कारण है दोस्तों डायनोफ्लैजिलेट। क्या है? डायनोफ्लैजिलेट। इस प्रकार हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, युगलिना के बारे में कौन सा कथन सत्य है? युगलिना के बारे में सब लोग जानते हो युगलिना क्या होता है, तो बताना है कि युगलिना के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो ऑप्शन पहला, युगलिना एक फ्लैजिला युक्त प्राणी है। ऑप्शन नंबर 2, युगलिना को जब सतत अंधेरे में रखा जाता है तो वह अपनी प्रकाश संश्लेषी गतिविधियों को खोकर मर जाता है। तीसरा ऑप्शन, युगलिना के वर्णक हरे वृक्षों से एकदम भिन्न होते हैं। या चौथा ऑप्शन, युगलिना एक समुद्री प्रोटिस्ट है। तो आपको पता लगाना है कि युगलिना के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें दिए गए ऑप्शन के आधार पर हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? युगलिना एक फ्लैजिला युक्त प्राणी है। हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा एक। युगलिना किस प्रकार का प्राणी है? एक फ्लैजिला युक्त प्राणी होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, जीव द्रव्य का बहुकेंद्रिकीय स्लाइमी द्रव्यमान जो स्लाइम मोड्स के शरीर को बनाता है क्या कहलाता है? यानी जीव द्रव्य का बहुकेंद्रिकीय स्लाइमी द्रव्यमान कौन सा है जो स्लाइम मोड्स के शरीर को बनाता है? तो वो कौन सा हो जाएगा? प्लाज्मोडियम, मिक्स अमीबा, स्पोरोसाइट्स, या पेरीप्लाज्मोडियम। तो जीव द्रव्य का कौन सा वो द्रव्यमान है जो स्लाइम मोड्स के शरीर को बनाते हैं? तो दिए गए ऑप्शन के आधार पर कौन से हो जाएंगे? तो वो हो जाएगा ऑप्शन हमारा एक सही, यानी प्लाज्मोडियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, स्लाइम मोड्स क्या होते हैं? सबको पता है कि स्लाइम मोड्स क्या होते हैं। पहला ऑप्शन, प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा होते हैं। दूसरा ऑप्शन, सेफ्रोफिटिक प्रोटिस्ट। या तीसरा ऑप्शन ए और बी दोनों। या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन कौन बताएगा कि स्लाइम मोड्स क्या होते हैं? तो स्लाइम मोड्स क्या होते हैं? स्पोरोफिटिक प्रोटिस्ट होते हैं। स्पोरोफिटिक प्रोटिस्ट। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 28, ये क्या कह रहा है? निद्रा रोग व काला आजार के रोग कारक जीव निम्न में से किस प्रोटोजोअन्स प्रोटिस्ट के समूह से संबंधित है? यानी निद्रा रोग और काला आजार जो रोग कारक जीव है वो किस प्रोटोजोअन प्रोटिस्टा के समूह से संबंधित है? तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार क्वेश्चन आता है और एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमें ऑप्शन का पता लगाना है कि निद्रा रोग व काला आजार के रोग कारक जो जीव है वो किस प्रोटोजोअन्स प्रोटिस्ट के समूह से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर 1, अमीबीय प्रोटोजोआ। ऑप्शन नंबर 2, फ्लैजिला युक्त प्रोटोजोआ। ऑप्शन नंबर 3, सीलिया युक्त प्रोटोजोआ। और चौथा ऑप्शन, स्पोरोजोआ। को किस प्रकार के प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट समूह से संबंधित है? तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा फ्लैजिला युक्त प्रोटोजोआ। कौन सा हो जाएगा? फ्लैजिला युक्त प्रोटोजोआ समूह से संबंधित होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 29, प्रोटोजोआ प्रोटिस्ट के दिए गए चित्र को पहचानिए और सही विकल्प का चयन करें। तो ये दोस्तों इसमें क्या है कि वो डायग्राम बन नहीं पाया था, कुछ इस प्रकार का डायग्राम था, बनाने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार का कुछ ये डायग्राम था और यहाँ पर एक केंद्रक था। तो इस प्रकार दिया हुआ था डायग्राम। तो इसमें पूछा हुआ था कि सही विकल्प का चयन करना है। तो ट्रिपेनोसोमा कैम्बियस, ये जो दिया गया प्रोटोजोआ है इसका नाम है ट्रिपेनोसोमा कैम्बियस। और यहाँ कुछ मात्रा में इस प्रकार लिक्विड भरा जाते हैं, तो इसको बोला जाते हैं ट्रिपेनोसोमा कैम्बियस। क्वेश्चन नंबर 30, सभी स्पोरोजोआ आंतरिक ब्रैकेट दिए हुए होते हैं जिनके जीवन चक्र में एक प्रारंभिक संक्रामक अवस्था सिस्ट होती है। कौन सी होती है? सिस्ट होती है। स्पोरोजोआ का एक उदाहरण जीन ब्रैकेट है जो मलेरिया उत्पन्न करता है। तो आपको ये बताना है कि दिए गए जो स्थान है उसमें क्या आएंगे, यानी स्पोरोजोआ आंतरिक क्या होते हैं? परजीवी होते हैं। आंतरिक पर क्या होते हैं? परजीवी। और इनके जीवन चक्र में एक प्रारंभिक संक्रमण अवस्था आती है जिसका नाम होता है सिस्ट। तो स्पोरोजोआ का एक उदाहरण है जीन प्लाज्मोडियम है जो मलेरिया क्या करता है? उत्पन्न करता है। इस प्रकार हमारा ऑप्शन कौन सा से हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी वाला, ये सी यहाँ ना था। तो परजीवी और प्लाज्मोडियम। क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से कौन सीलिया युक्त प्रोटोजोआ है? आपको पता लगाना है कि सीलिया युक्त प्रोटोजोआ कौन सा है। पहला ऑप्शन प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, दूसरा ऑप्शन अमीबा प्रोटियस, तीसरा ऑप्शन पैरामीशियम कॉर्डेटम, चौथा ऑप्शन लिस्मानिया डोनोवानी। तो सीलिया युक्त प्रोटोजोआ कौन सा होता है? तो सीलिया युक्त जो प्रोटोजोआ होते हैं वो होते हैं पैरामीशियम कॉर्डेटम। कौन से होते हैं? पैरामीशियम कॉर्डेटम। इस प्रकार हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी वाला। क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर, ब्रैकेट दिया हुआ है मानव की बड़ी आंत का एक परजीवी है जो बीमारी उत्पन्न करता है। तो कौन सा वो जीव है जो मानव की बड़ी आंत में पाया जाता है और एक प्रकार की क्या करता है? बीमारी पैदा करता है। तो आपको पता है कि मानव की बड़ी आंत में कौन सा परजीवी जीव पाया जाता है? तो वो पाया जाता है एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। और अमीबिया डिसेंट्री यानी परवाइका नामक क्या करते हैं? बीमारी उत्पन्न करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से लक्षणों का कौन सा संयोजन स्लाइम मोड्स के लिए सही है? यानी ये जो कुछ आपको लक्षण दिए हुए इसमें आपको पता लगाना है कि स्लाइम मोड्स के लिए कौन से लक्षण है वो एकदम फिट होते हैं। तो मैं आपको सीधा ऑप्शन बता देता हूँ कि जो स्लाइम मोड्स हैं ये मर्तोपजीवी प्राणी होते हैं और भित्तिहीन प्लाज्मोडियम होते हैं और वायु प्रवाह द्वारा स्पोर्स का प्रक्षेपण करते हैं। ठीक है, इस प्रकार हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सही हो जाएगा डी। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 34, फंजाई निम्न सभी प्रकार के स्पोर्स द्वारा अलैंगिक प्रजनन दर्शाती है सिवाय, यानी फंजाई जो है निम्न सभी प्रकार के स्पोर्स द्वारा अलैंगिक प्रजनन दर्शाती है एक को छोड़कर। तो कोनोडिया, ओस्पोर्स, स्पोरेंजियोस्पोर्स या जूस्पोर्स। तो दिए गए ऑप्शन के आधार पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ओस्पोर्स के अलावा कोनोडिया, स्पोरेंजियोस्पोर्स और जूस्पोर्स के आधार पर अलैंगिक प्रजनन दर्शा सकती है। क्वेश्चन नंबर 35, फंजाई में लैंगिक जनन सभी के द्वारा होता है सिवाय, यानी फंजाई में लैंगिक जनन पाया जाता है दिए गए ऑप्शन में एक को छोड़कर। तो वो कौन सा हो जाएगा? ओस्पोर्स या जूस्पोर्स या एस्कोस्पोर्स या बेसिलियोस्पोर्स। तो फंजाई में लैंगिक जनन सभी के द्वारा होता है। तो किसको छोड़कर लैंगिक जनन पाया जाता है? तो वो है जूस्पोर्स को छोड़कर। किसके अलावा? जूस्पोर्स के द्वारा फंजाई में लैंगिक जनन नहीं होता। बाकी ओस्पोर्स, एंडोस्कोर्स और बेसिलियोस्पोर्स के आधार पर फंजाई में लैंगिक जनन
पाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 36 नंबर क्वेश्चन, डाइकैरियोफेज किसका विशिष्ट लक्षण है? डाइकैरियोफेज किसका विशिष्ट लक्षण है? सभी फंजाइयों का, या फाइकोमाइसिटीज एवं एस्कोमाइसिटीज का? सी ऑप्शन बेसिडियोमाइसिटीज एवं ड्यूटेरोमाइसिटीज, डी ऑप्शन एस्कोमाइसिटीज एवं बेसिडियोमाइसिटीज। तो आपको बताना है कि जो डाइकैरियोफेज जो है वो किसका विशिष्ट लक्षण होता है। तो किसका विशिष्ट लक्षण होगा? वो विशिष्ट लक्षण होता है एस्कोमाइसिटीज एवं बेसिडियोमाइसिटीज का। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आया हुआ क्वेश्चन है सेकंड ग्रेड एग्जाम का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 37 नंबर क्वेश्चन, यूकैरियोटिक क्लोरोफिल्स एवं विषमपोषी जीवों को निम्न में से किस जगत के अंतर्गत रखा गया है? ये आप सबको पता होना चाहिए कि यूकैरियोट, क्लोरोफिल्स एवं विषमपोषी जीवों को किस समूह में रखा गया है। तो सीधा आपको मैं समूह का नाम बता देता हूँ। तो इनको रखा गया फंजाई समूह के अंतर्गत। किस में रखा जाता है? फंजाई समूह के अंतर्गत इनको रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 38, सिनोसिटिक माइसीलियम क्या होते हैं? यानी सिनोसिटिक जो माइसीलियम होते हैं ये किस प्रकार के माइसीलियम होते हैं? पहला ऑप्शन एक केंद्रीय या सेप्टेट, दूसरा ऑप्शन बहुकेंद्रीय या सेप्टेट, तीसरा ऑप्शन बहुकेंद्रीय एसेप्टेट, या चौथा ऑप्शन ए और बी दोनों। तो जो सिनोसिटिक जो माइसीलियम होते हैं ये किस प्रकार के होते हैं? ये होते हैं बहुकेंद्रीय एसेप्टेट प्रकार के माइसीलियम। किस प्रकार के होते हैं? बहुकेंद्रीय एसेप्टेट प्रकार के सिनोसिटिक माइसीलियम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, वर्ग एस्कोमाइसिटीज के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? हमें पता लगाना है कि जो वर्ग एस्कोमाइसिटीज होता है उसके संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो मैं सीधा ऑप्शन के आधार पर बता देता हूँ। पहला ऑप्शन कोनोडिया, कोनोडियोस्पोर्स पर अंतरजातीय रूप से उत्पन्न अलैंगिक स्पोर्स होते हैं। तो ये जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ये करेक्ट हो जाएगा। इसमें लैंगिक स्पोर्स पाया जाता है। बाकी जो तीनों ऑप्शन है वो वर्ग एस्कोमाइसिटीज के बारे में सही ऑप्शन है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको अच्छे से ध्यान में रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 40, माइसीलियम में क्रॉस वॉल्स का अभाव रखने वाले फंजाई किस वर्ग से संबंधित होते हैं? यानी माइसीलियम में क्रॉस वॉल्स का अभाव रखने वाले फंजाई किस वर्ग से संबंधित होते हैं, आपको ये बताना है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 फाइकोमाइसिटीज, दूसरा बेसिडियोमाइसिटीज, तीसरा एस्कोमाइसिटीज, या चौथा ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो माइसीलियम में क्रॉस वॉल्स का अभाव रखने वाले फंजाई किस वर्ग से संबंधित होते हैं? तो वो होते हैं फाइकोमाइसिटीज वर्ग से संबंधित। किस वर्ग से संबंधित होते हैं? फाइकोमाइसिटीज वर्ग से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, बंद एस्कोकार्प यानी क्लोज एस्कोकार्प के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? यानी बंद एस्कोकार्प के लिए प्रयुक्त शब्द क्या होता है? एपोथीसियम, एम्फीथीसियम, या एंडोथीसियम, या क्लेस्टोथीसियम। तो अगर बंद एस्कोकार्प होता है तो उसके लिए जो हम शब्द को प्रयुक्त करते हैं, शब्द का यूज करते हैं, वो शब्द कौन सा होता है? तो वो शब्द होता है क्लेस्टोथीसियम। यानी क्लेस्टोथीसियम को बंद एस्कोकार्प, क्लोज्ड एस्कोकार्प बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 नेक्स्ट देख, एक सेक में 8 स्पोर्स उत्पन्न करने वाली फंजाई किस वर्ग से संबंधित होती है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और पूछा भी क्वेश्चन है गया है। एक सेक में 8 स्पोर्स उत्पन्न करने वाली फंजाई किस वर्ग से संबंधित है? फाइकोमाइसिटीज वर्ग से, एस्कोमाइसिटीज वर्ग से, या बेसिडियोमाइसिटीज वर्ग से, या ड्यूटेरोमाइसिटीज वर्ग से संबंधित है। तो एक सेक में 8 स्पोर्स उत्पन्न करने वाली जो फंजाई होती है वो एस्कोमाइसिटीज वर्ग से संबंधित होती है। किस वर्ग से संबंधित होती है दोस्तों? एस्कोमाइसिटीज वर्ग से संबंधित। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, याद कर लेना। क्वेश्चन आपको
सेकेंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में दिखाई दे सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43, पेनिसिलियम में अलैंगिक प्रजनन किसके द्वारा होता है? तो आपको बताना है पेनिसिलियम में अलैंगिक प्रजनन की विधि क्या होती है। तो ज़्यादातर को इसका बारे में पता ही होता है, सीधा ऑप्शन ही बता देता हूँ, कोनिडियोस्पोर्स के द्वारा। किसके द्वारा? कोनिडियोस्पोर्स के द्वारा पेनिसिलियम में अलैंगिक प्रजनन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 44, चमत्कारी औषधि पेनिसिलियम की निम्न में से किस जाति से निष्कर्षित किया जाता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। क्या पूछ रहा है? चमत्कारी औषधि यानी पेनिसिलियम की ही किस जाति से निष्कर्षित किया जाता है? तो वो कौन सा हो जाएगा? पेनिसिलियम नोटेटम या पेनिसिलियम क्राइसोजीनम। तो पेनिसिलियम की ही जाति पेनिसिलियम नोटेटम और पेनिसिलियम क्राइसोजीनम से अलग किया जाता है, निष्कर्षित किया जाता है, निकाला जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी वाला सही, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में से कौन सी फंजाई सरसों के पौधों पर परजीवी है तथा क्रूसीफरस में व्हाइट रस्ट नामक बीमारी उत्पन्न करती है? तो कौन सी वो फंजाई है जो सरसों के पौधों पर परजीवी है और क्रूसीफरस में व्हाइट रस्ट नामक बीमारी उत्पन्न करती है? तो इसके बारे में आपको बताना है। एल्ब्यूगो कैंडिडा, पक्सिनिया, गेरेमिनिस ट्रिटिकाई, सेकेरोमाइसिस सीरिविसी या ऑस्टिलोगो हार्डी। तो ये क्वेश्चन सबको पता होता है कि कौन सी जो फंजाई है वो सरसों के पौधों पर परजीवी है और व्हाइट रस्ट नामक बीमारी उत्पन्न करती है। तो वो कौन सी परजीवी फंजाई होती है? एल्ब्यूगो कैंडिडा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आने लायक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 46, फंजाई की कोशिका का मुख्य घटक क्या होता है? यानी ये पूछ रहा है कि फंजाई की कोशिका भित्ति जो होती है वो किसकी बनी होती है? तो वो बनी होती है काइटिन की। पता है सबको, फंजाई की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 47, एंजियोस्पर्म के स्थलीय फ्लोरा पर आधिपत्य का मुख्य कारण क्या है? यानी एंजियोस्पर्म जो है वो स्थलीय फ्लोरा पर आधिपत्य करते हैं, उसका कारण मेनली क्या है? तो उसका कारण है विभिन्न आवासों की अपनाने की शक्ति। यानी जो एंजियोस्पर्म है वो किसी भी आवास में क्या हो सकता है? फिट हो सकता है। इस प्रकार हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा कथन पादपों के लिए सही नहीं है? यानी पादपों के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? इसको आप देख के ही बता दोगे कि पहला ऑप्शन पादप विषमपोषी होते हैं। तो क्या ये कथन सही है? पादप विषमपोषी होते हैं? तो पादप विषमपोषी नहीं होते। पादप कैसे जीव होते हैं? पादप स्वपोषी जीव होते हैं जो अपने भोजन का निर्माण क्या करते हैं? खुद करते हैं। तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 1। आगे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, पादप विषमपोषी होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 49 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से पौधों को परिभाषित करने वाला लक्षण कौन सा है? यानी पौधों को परिभाषित करने वाला लक्षण कौन सा है? स्वपोषी प्रकृति, यूकेरियोट्स कोशिका संरचना, सेलुलोजिक कोशिका भित्ति या ऑक्सीश्वसन। यानी पौधों को परिभाषित करने वाला लक्षण कौन सा है? तो वो हो जाएगा सेलुलोजिक कोशिका भित्ति। यानी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। यानी ये मेनली पूछ रहा है कि पौधे और जंतुओं में अंतर कौन सा है जो दोनों को अलग करता है। तो कोशिका भित्ति के आधार पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? ऑप्शन हो जाएगा सी, सेलुलोजिक कोशिका भित्ति। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंफ्यूजिंग करने वाले क्वेश्चन होते हैं और इस प्रकार के क्वेश्चनों की पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप मोस्टली क्या करें? ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52, किसके प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन नहीं निकलती? यानी वो कौन सा जीव है जिनमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया भी पाई जाती है और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा ऑक्सीजन का निर्माण भी नहीं होता? तो वो कौन सा जीव है? साइकस, नोस्टॉक, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया या कारा। तो दिए गए ऑप्शन के आधार पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? किसमें ऑक्सीजन का निर्माण नहीं होता? तो वो हो जाएगा ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पाई जाती है।
लेकिन ऑक्सीजन का निर्माण नहीं। तो इस प्रकार दोस्तों ये हमने आज 50 क्वेश्चनों का निर्माण किया है, 50 क्वेश्चन बनाए हैं, जिसका लेसन का जो नाम है वो लेसन कौन सा है हमारा, जीव जगत का वर्गीकरण यानी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले क्वेश्चनों का चयन किया गया है। और कल एक 50 क्वेश्चनों की क्लास और होगी। ये 50 क्वेश्चन और कल वाले 50 क्वेश्चन मिलाकर 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। दोस्तों गारंटी है आपके फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड एग्जाम में यहाँ से काफ़ी मात्रा में क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। और अगर ये क्लास आपको अच्छी लगती है, अच्छी लगी है, तो आप अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं, इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट लग रहा है तो आप उसका कमेंट या उसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर पिन करें। तो चलो दोस्तों कल देखते हैं इसी टाइम पर नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।